गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बॉटनी की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम आनुवांशिकी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें मेंडल ने मैटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया, मेंडल को क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पाया मेंडल अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में, और उसके बाद में जो तीन रीजन थे, तीन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग रीजन में स्टडी की, रिसर्च किया और पाया कि वापस से मेंडल के रूल्स हैं उनको वापस से रीडिस्कवरी की गई। तो कार्ल कोरेंस, सेनमार्क, एरिक वॉन सेनमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डे व्रीज, ऐसे तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने वापस से रीडिस्कवर किया मेंडल के रूल्स को। और मेंडल्स के रूल्स में हमने देखा था कि एक डोमिनेंस रूल था, डोमिनेंस, उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये हम स्टडी कर रहे थे इसमें कि डोमिनेंट में जो हम यदि दो पेरेंट्स लेते हैं, दो पेरेंट्स डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करैक्टर के होते हैं। डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करैक्टर हमने देखे थे कि जैसे कि एक लक्षण है जिसके दो कॉन्ट्रास्ट होते हैं। जैसे मेंडल ने 7 जो करैक्टर थे, 7 लक्षण थे मटर के पौधे के, वो सेलेक्ट किए, जिसमें 7 कॉन्ट्रास्ट फैक्टर थे। जैसे कि प्लांट हाइट एक लक्षण है और उसका कॉन्ट्रास्ट है लंबा और बोना। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, कैरेक्टर है लंबाई, पौधे की लंबाई, और कॉन्ट्रास्ट है उसका लंबा और बोना। इसी तरह से जैसे पौधे के अंदर किस एक्सिस पर फूल लग रहा है, एक्सियल लग रहा है या फिर टर्मिनल लग रहा है, एंड पर लग रहा है। उसी तरह से पोड था, पोड का जो राउंड है फूला हुआ है, मुरझाया हुआ है, झुर्रीदार है। उसके अंदर बीज था, बीज का कवर, बीज का कलर, फिर उसके बाद में बीज का जो बीज पत्र है उसका रंग। तो इस तरह से जो 7 कैरेक्टर, 7 लक्षण मेंडल ने सेलेक्ट किए थे मटर के पौधे में, तो उन्होंने एक एक लक्षण को लेके और उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग मतलब कि 2 पौधों को सेलेक्ट किया, उनको एज ए पेरेंट माना, और एक पौधे को इमेस्कुलेशन की प्रोसेस, मतलब इमेस्कुलेशन यानी एंथर को प्री मैच्योर कंडीशन में, परिपक्व होने से पहले ही फूल से हटा दिया। तो इसका मतलब अब उसमें फीमेल ऑर्गन ही बचा, स्टिग्मा ही बचा, तो इसलिए ये इमेस्कुलेशन की प्रोसेस कहलाती है ना, एक तरह से एक लिंग का बनाना। ठीक है, तो एंथर को रिमूव कर दिया प्रीमेच्योर कंडीशन में, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड इमेस्कुलेशन। तो इस तरह से एक नर को एक पौधा नर माना, एक पौधा मादा माना, और दोनों का जैसे पोलन ग्रेन है जो नर के लिए और मादा वाले प्लांट के ऊपर लेके गया, तो वहाँ से जब बीज बने तो उन बीजों को बोया उसने, तो देखा कि उसमें सारे पौधे लंबे थे। जैसे हमने यहाँ पर मान लो टॉल प्लांट लिया और एक स्मॉल ड्वार्फ प्लांट लिया, बोना पौधा लिया, इनके जो, क्योंकि ये हम कहते हैं होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, तो ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, बोना प्लांट है। तो इसका मतलब इसमें एक जो जीन है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टर या जीन, तो इसके एक जीन के 2 एलील होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं 2, जिसमें कि जैसे मान लो एक लंबा है और उस लंबे का जो हम संकेत मानेंगे वो कैपिटल T मानेंगे। अब इसके युग्म विकल्पी 2 हो गए, दोनों युग्म विकल्पी जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण होता है, तो यहाँ पर ये T अलग हो जाता है और ये T अलग हो जाता है। यहाँ से ये स्मॉल t हो जाता है अलग और यहाँ से स्मॉल t अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी क्रॉसिंग इससे हो, इसकी क्रॉसिंग इससे हो सकती है, इसकी क्रॉसिंग इससे हो सकती है, इसकी क्रॉसिंग इससे, तो हमारे को रिजल्ट केवल ये मिलता है। तो F1 में जब मेंडल ने इस तरह से इसके पोलन ग्रेन लेके और इसके ऊपर डाला, स्टिग्मा के ऊपर डाला, तो जो बीज मिले उन बीजों को बोया, तो वो सारे पौधे लंबे थे, जिसे हम F1 फर्स्ट पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिलियल फर्स्ट F1 जनरेशन कहते हैं। और इसमें इनको देखा मेंडल ने कि जितने भी बीज बोए वो सारे टॉल थे, लंबे थे।
अब लंबे थे तो इसके बेस पर मेंडल ने डोमिनेंस रूल दिया कि यदि एक लक्षण जिसका कॉन्ट्रास्ट, दो कॉन्ट्रास्टों को कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी होता है। इस नियम को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। मेंडल का फर्स्ट नियम यही था। हम इस नियम से ये भी सीख सकते हैं कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, और उनके जो बच्चा होता है उस बच्चे में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण है, और जो बच्चे में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण है, चाहे वो फीमेल में हो और चाहे वो मेल में हो, दोनों में कैसे भी कैरेक्टर हो। लेकिन जो बच्चे में कैरेक्टर आए, इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर आए वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आए, रिसेसिव कैरेक्टर उसमें शो नहीं होते हैं। यदि उस बच्चे की दूसरी पीढ़ी आएगी और उसमें ऐसे कैरेक्टर प्रकट हो सकते हैं जो कि फीमेल में या मेल में कोई ऐसे कैरेक्टर थे जो उसमें वापस से आ सकते हैं। तो हम कहते हैं ना कि दादा पर गया, मामा पर गया, नाना पर गया, दादी पर गया। तो इस तरह के ये पेडिग्री टाइप का ये एनालिसिस होता है जो मेंडल ने उस समय दे दिया जबकि इस संसार में डीएनए की भी खोज नहीं हुई थी। इसलिए तो कहते हैं मेंडल को जेनेटिक्स का फादर, पिता इसलिए कहते हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य था मेंडल का कि उनके जन्म से जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनके रिसर्च, क्योंकि रिसर्च टाइम उनका जन्म टाइम कहलाता है रिसर्च में, कि जब उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और जब रिसर्च करके रिजल्ट निकालने के बाद भी उनके जो रिसर्च को ना तवज्जो ही नहीं मिला, तो उनका ये दुर्भाग्य था कि उन्होंने अपने जो परिणाम निकाले थे उन परिणामों को देख नहीं पाए वो। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये मेंडल ने बिना डीएनए की डिस्कवरी के उस टाइम ही दे दिए थे कि ऐसे दो जनकों में जो ऐसे लक्षण होते हैं यदि उनका आपस में क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन के अंदर केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। मेंडल ने इस नियम को डोमिनेंस रूल दे दिया था। इसके बाद में उसने कहा कि यदि F1 पीढ़ी को इसी पीढ़ी से क्रॉस करवा दें, है ना, इसे सेल्फिंग करवा दें, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फिंग कहते हैं इसको। तो सेल्फिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यदि इसी के गैमेट सेग्रीगेशन हो गए, इसका इससे क्रॉसिंग हुआ, तो ये क्रॉसिंग होने से क्या होगा कि तो हम देख रहे थे कि जैसे मेंडल ने एक पेरेंट लिया कैपिटल टी वाला, एक छोटा बोना प्लांट लिया, उसको इंडिकेट किए, संकेत दिया उसको स्मॉल टी वाला। तो इसमें मेंडल ने कहा कि जब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें ये दोनों टी अलग अलग हो जाते हैं, दो युग्मक बनते हैं। तो एक टी ये अलग हो जाता है और एक टी ये अलग हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें भी स्मॉल में भी क्या होता है कि ये टी अलग हो जाता है और ये टी अलग हो जाता है। अब मेंडल कहता है कि ऐसे ही दो पेरेंट्स हों, ये दो पेरेंट हो गए और दो पेरेंट का यदि क्रॉसिंग होता है, इनमें आपस में युग्मन होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन के द्वारा जो संतति बनती है, पहली पीढ़ी जो बनती है, उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सारे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे पेड़ लंबे बने, इसका मतलब ये प्रभावी पेड़ रहा, ये प्रभावी लक्षण हो गया। और यहाँ पर बोना था वो प्रकट नहीं हुआ, तो बोना हो गया अप्रभावी। और इस नियम को हमने कह दिया प्रभाविकता का नियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रभाविकता का नियम हो गया ये सेग्रीगेशन। अब ये कहता है कि यदि फर्स्ट पीढ़ी को यदि उसी पीढ़ी से क्रॉस करवा दिया जाए, मेंडल प्लांट के लिए क्योंकि इन्होंने काम किया, तो प्लांट में ऐसा हो सकता है कि उसी पीढ़ी को उसी पीढ़ी से क्रॉस करवा दिया जाए। लेकिन ऐसा नॉर्मली हमारी इसमें नहीं होता है, समाज में, इसमें होमो सेपियंस में, कि यहाँ पर यदि कि एक पीढ़ी उसी पीढ़ी से क्रॉस करे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम भाई बहन मानते हैं आपस में, तो भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, ऐसा ना हिंदुओं में होता है, ना मुसलमानों में होता है, ना क्रिश्चियन में होता है, कहीं नहीं होता है ऐसा कि भाई बहन की शादी हो जाए। तो कुछ हो सकता है कुछ ऐसे धर्म हो जिनमें ऐसा होता हो, लेकिन अपने हिंदू धर्म में तो नहीं होता ऐसा। तो इसने पौधे के लिए कहा कि F1 जनरेशन की क्रॉसिंग यदि F1 से की जाए, F1 जैसे F1 में ये है और इसी की क्रॉसिंग इसी से की जाए, तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं हम सेल्फिंग।
सेल्फिंग, और इसको कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण, तो स्वपरागण में हमने F1 पीढ़ी की उसी पीढ़ी के साथ में क्रॉसिंग करवा दी। मतलब जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों के आपस में क्रॉसिंग हो, जैसे कुत्ते हैं और कोई फर्स्ट F1 जनरेशन में कोई कुत्ता हुआ और उसी के भाई बहन से क्रॉसिंग करवा दी जाए कुत्तों में, तो उन कुत्तों में जो लक्षण प्रकट होंगे तो उसमें भी क्या होगा कि जैसे ये कैरेक्टर अलग हो गए टी और ये स्मॉल टी अलग हो गया, इस तरह से ये कैपिटल टी अलग हो गया और ये स्मॉल टी अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने चेकर ग्राफ द्वारा इसको सिद्ध किया था, जो हमने पहले लास्ट क्लास में भी बताया था कि यदि हम इस तरह से एक पेरेंट के जो युग्मक हैं उनको यहाँ रख लें, दूसरे पेरेंट के युग्मकों को हमने यहाँ रख लिया, तो इससे क्या होगा कि ये इससे क्रॉस होगा, ये इससे क्रॉस होगा, तो ये स्मॉल टी आ जाएगा, फिर ये इससे किया क्रॉस तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक तो ये आ गया और दो ये आ गए और एक स्मॉल टी वाला आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पीढ़ी में F1 पीढ़ी में इस कैरेक्टर का कहीं भी लक्षण नहीं आता है पौधे में, लेकिन जब F1 को हमने F1 से क्रॉस करवाया तो F2 पीढ़ी बनी। F2 पीढ़ी में वापस से ये बोना पेड़ वापस से प्राप्त होता है, जो इसके दादा हो सकता है या दादी हो सकती है, तो उनमें ये लक्षण था। ठीक है, तो इसलिए मेंडल दूसरा कहता है सेग्रीगेशन का रूल कि यदि दो कॉन्ट्रास्ट जो कैरेक्टर थे किसी एक लक्षण के, तो वो यदि पास में रहते हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन होता है उनका, अलग अलग रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं वो युग्मक बनते समय। जब युग्मक बन जाते हैं तो क्रॉसिंग होती है, और वैसे ही जैसे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि ये जो है टी इन दोनों से किसी से भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ 50% चांस, इसके लिए 50% जो प्रोबेबिलिटी होती है, इससे भी क्रॉस कर सकता है, इससे भी, ये भी इससे भी, ये इससे भी, या ये इन दोनों से भी, ये इन दोनों से भी। तो ये दोनों के लिए मतलब सभी गैमेट्स के लिए 50% चांस है कि वो किस से क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये पास इंडिपेंडेंटली आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको इससे क्रॉसिंग करवाया इससे क्रॉसिंग करवाया, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो F2 पीढ़ी के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो लक्षण प्रकट हुआ वो इस बोना वाला था जो F1 में नहीं आया, और वो इसके जनक पीढ़ी में था, तो वो करेक्टर आते हैं। तो ये मेंडल तीसरा नियम कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो एक जीन में पाए जाने वाले दो युग्म विकल्पी हैं वो दोनों स्वतंत्र रहते हैं, साथ साथ रहते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं, और जब युग्मक बनने का मौका मिलता है तो वो अलग अलग होते हैं मतलब सेग्रीगेशन होता है। और जब वो किसी दूसरे जनक के साथ फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के लिए भी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली वो फ्यूज करते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है। तो इस तरह से मेंडल ने ये 3 नियम दिए, जो कि मेंडल ने नियम दिए मटर के लिए। तो आज भी मटर के ऊपर यदि हम एक्सपेरिमेंट करें तो कहीं भी फेलियर नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में काफ़ी सारी रिसर्च हुई, अलग अलग लोगों ने एनिमल्स में भी रिसर्च किया, प्लांट्स में और अदर प्लांट्स में भी रिसर्च हुआ। तो उसके बेस पर क्या हुआ कि जो मेंडल ने रिजल्ट बताए थे कुछ डिफरेंस आने लगा। डिफरेंस कैसा, जैसे मेंडल ने तो यहाँ पर कलर का कोई ऑप्शन नहीं लिया था, फ्लावर कलर का, लेकिन फ्लावर कलर पर भी किसी ने कर दिया। जैसे मान लो कि कोई रेड रोज वाला करते हैं और वाइट रोज वाला करते हैं, तो उसमें बीच वाला कलर आ गया, पिंक वाला बन गया। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंस आने लगे। तो उनको अपनी बुक में तो ये लिखा जाता है कि ये मेंडल के नियमों के अपवाद हैं, लेकिन यदि मेंडल के नियमों के अपवाद हम कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि मेंडल ने केवल मटर के पौधे पर काम किया था और मटर के पौधे के लिए उन्होंने जो रिजल्ट दिए वो बिल्कुल ठीक है आज भी। तो मेंडल के अपवाद तो नहीं है वो, लेकिन वो एडवांस है। यदि मेंडल को हम न्यू मेंडलिज्म कहें, दैट इज़ बी गुड फॉर मेंडल ऑल्सो, क्योंकि मेंडल जेनेटिक्स का फादर है। तो उन कुछ जो अपवादों के रूप में हमने बुक में देखते हैं उनको पढ़ लेते हैं हम। तो मेंडल के वंशागति के नियम के अपवाद, ये हमारा नया टॉपिक है, ये लिख लेंगे। मेंडल के
वंशागति के नियम के अपवाद। ठीक है, तो ये हम कुछ ऐसे नियम पढ़ते हैं जो कि आज हमारे रिजल्ट कुछ डिफरेंट हुए मेंडल से, तो हम उनको बुक में मेंडल नियम के अपवाद के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये न्यू मेंडलिज्म कहा जा सकता है। फर्स्ट है इसमें कि अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने नियम दिया था पूर्ण प्रभाविता, और यहाँ पर हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर एक मिराबिलिस जलापा, जलकुंभी होती है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, इसे जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी, तो इस जलकुंभी पर बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसमें देखा गया कि दो पौधे लिए जिसमें एक तो लाल फूल वाला था रेड, तो इसका हमने आर और आर दे दिया, ठीक है, और एक सफ़ेद फूल वाला था, सफ़ेद फूल, यहाँ पर ये लाल फूल, तो सफ़ेद फूल वाले को हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, सेम मेंडल की तरह हमने जैसे ये टी और ये टी और इस तरह से हमने क्रॉस करवाया दोनों का, तो ये टी और टी मिले, यहाँ पर लंबा आया, मतलब प्रभावी आया। मेंडल ने कहा इसको प्रभावी। ठीक है, यहाँ पर हमने यदि इनका क्रॉस करवाया तो ये आर अलग हो गया, ये आर अलग हो गया, ये स्मॉल आर अलग हो गया और ये आर अलग हो गया स्मॉल, तो ये गैमिट फॉर्मेशन है, गैमिट का निर्माण हुआ। अब ये गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, तो जैसे ये यहाँ फ्यूज हुआ आर और आर, यहाँ पर भी ये आर और आर स्मॉल है ना, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब यहाँ पर भी सारे कैपिटल आर और स्मॉल और आर बने, लेकिन फूल का जो कलर था वो पिंक आ गया यहाँ पर। ठीक है, गुलाबी कलर के फूल आ गए। अब गुलाबी कलर तो लाल और सफ़ेद का बीच का कलर है, तो मेंडल का फिर वो प्रभाविकता का नियम कहाँ गया कि जैसे कि लंबे पौधे आए थे सारे, तो यहाँ पर सारे फूल लाल होने चाहिए थे ना मेंडल के अकॉर्डिंग, तो लेकिन यहाँ पर इस मिराबिलिस जलापा में जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पर पिंक हो गए, बीच वाला कलर आ गया, तो इसका मतलब प्रभावी था तो पूरा प्रभाव नहीं दे पाया, अतः ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। समझ में आ गया? जो प्रभावी कलर था लाल वो पूरा प्रभावी नहीं रहा, इसलिए ये अप्रभावी हो गया। वाइट भी देता रहा अपना कलर, रेड ने दिया, पर ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं रहा, और बीच वाला कलर आ गया गुलाबी, दोनों का कलर आ गया। तो यदि हम रेड और वाइट कलर दोनों अब बाज़ार से खरीद कर दोनों को मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि पिंक कलर बन जाता है। पिंक कलर बनाना चाहिए हम, तो रेड और वाइट डालेंगे बराबर में तो गुलाबी बन जाएगा। तो इसलिए ये अपूर्ण प्रभावी नियम कहलाता है मेंडल का। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कोडोमिनेंस है ना, दूसरा नियम मेंडल ने दिया कोडोमिनेंस नियम। सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। ठीक है, साथ साथ प्रभावी होना, मतलब साथ साथ प्रभावी होना मतलब कि कोई भी दोनों ही डोमिनेंस कैरेक्टर हों और दोनों साथ साथ आ जाएं, कोडोमिनेंस कहलाता है। सेम ऐसे ही कुछ मवेशियों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, मवेशी मतलब कुछ पशुओं पर।
ठीक है। तो इसमें मवेशी का क्या था कि एक मवेशी कोई भी पशु है तो उसमें एक तो काला कलर वाला ले लिया हमने, एक की चमड़ी, मान लो कि मवेशी हम देखें खरगोश मान लें, बकरी मान लें, भेड़ मान लें, ऐसा कोई भी मवेशी ले लें, उसमें क्रॉस करवाया, कराया तो उसमें क्या किया हमने, एक लाल चमड़ी वाला लिया एक मवेशी, तो लाल चमड़ी वाला, और एक लिया सफ़ेद चमड़ी वाला, श्वेत चमड़ी वाला मवेशी। तो यहाँ पर लाल चमड़ी वाला और एक सफ़ेद चमड़ी वाला, तो यहाँ पर लाल के लिए हमने आर यूज कर लिया, यहाँ पर वाइट के लिए हमने स्मॉल आर यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ये आर बना, यहाँ पर भी ये आर बना, दोनों की क्रॉसिंग हुई तो ये यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस मवेशी का कैरेक्टर कैसा आना चाहिए, अपन ने पहले मेंडल के अनुसार तो लाल आना चाहिए, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट के अनुसार पिंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लाल भी आता है और सफ़ेद भी आता है। मतलब धब्बे, जो एक मान लो कि गाय थी तो गाय में क्या होता है कि एक लाल धब्बा आया और एक सफ़ेद धब्बा आया, लाल चमड़ी वाली गाय थी और सफ़ेद चमड़ी वाली गाय थी, लेकिन जो गाय बनी वो लाल चमड़ी वाली और सफ़ेद चमड़ी वाली दोनों बराबर बन गई। इसका मतलब बराबर, ये दोनों थे लक्षण, वो प्रभावी थे और ये अपना प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब ये को डोमिनेंस, साथ डोमिनेंसी शो कर दी इन्होंने, साथ प्रभाविता, तो इसलिए सह प्रभाविता कहते हैं इस नियम को। ठीक है, मवेशियों में ऐसा होता है कि लाल चमड़ी वाली और सफ़ेद चमड़ी वाली दो पशुओं का हमने क्रॉस करवाया, इसमें एक नर हो सकता है, एक मादा हो सकती है, दोनों क्रॉसिंग करें, घोड़ा मान लें तो घोड़ा और एक घोड़ी, तो इस तरह से एक रेड वाला घोड़ा है, रेड वाइट वाली घोड़ी है, दोनों की क्रॉसिंग हो तो बच्चे दोनों कलर के हो गए। तो यही बात है कि यहाँ पर दोनों कलर का आना क्या हुआ कि इसने भी अपनी डोमिनेंसी नहीं छोड़ी, इसने भी अपनी नहीं छोड़ी, तो दोनों ने अपने कलर दे दिए, तो दोनों के कलर ही बच्चे में आ गए। अब दोनों के आ गए, इसका मतलब ये हो गया को डोमिनेंस, तो दोनों प्रभावी नियम थे, दोनों आ गए। मेंडल ने कहा था कि केवल प्रभावी वाला लाल ही आना चाहिए था, बच्चा लाल होना चाहिए था, भाई घोड़े में बच्चा लाल होना चाहिए था, लेकिन लाल भी नहीं हुआ। फिर हम कहें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार तो गुलाबी होना चाहिए था, तो गुलाबी भी नहीं हुआ, यहाँ तो दोनों आ गई, अतः इसको सह प्रभाविता कहते हैं, सह प्रभाविकता। तो ये मेंडल के अपवाद का दूसरा अपवाद है जिसमें सह प्रभाविकता कहलाता है, इसको सह प्रभाविता कहते हैं। तीसरा है लीथल जीन। लीथल जीन, इसको कहते हैं घातक जीन। घातक जीन, घातक जीन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई एक युग्म विकल्पी ऐसा हो कि वहाँ वो जो आते ही और जिसमें भी आ जाए वो मरा हुआ ही निकले, मरी जाए। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकता है, जैसे मान लो कि हम इसी का एग्जाम्पल लें कि ये आर है कैपिटल और ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये घातक जीन है, ये दो तरह से हो सकते हैं कि एक तो प्रभावी घातक हो, एक अप्रभावी घातक हो। इसमें प्रभावी और अप्रभावी का समझेंगे। जैसे हमने ये तो प्रभावी लिए, ये दोनों कैरेक्टर प्रभावी और ये अप्रभावी। ठीक है, ये संतति बने तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये लीथल जीन है, प्रभावी जीन है लीथल, तो ये जहाँ पर भी आएगा प्रभावी के अंदर क्या होगा कि ये जहाँ पर भी आएगा तो घातक हो जाएगा, और घातक हो जाएगा तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब बच्चे हमेशा इस कंडीशन में ही जिंदा रहेंगे, ये आते ही और मर जाएंगे। कैसे, जैसे देखेंगे हम, ये हुआ आर और आर, तो इसका मतलब ये बच्चा डेड हो गया, डेड हो गया। इसके बाद में ये और ये बना, इसके बाद में ये भी ऐसा ही बना, तो यहाँ पर ये भी डेड हो गया। इसके बाद में ये आया तो ये भी डेड हो गया, इसके बाद ये आया तो ये भी डेड हो गया, है ना। तो फिर बच्चा बचा कहाँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो घातक जीन हैं वो डोमिनेंट अवस्था में होते हैं तो पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। मतलब पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने का मतलब वो पीढ़ी बची नहीं पाती है, जिंदा ही नहीं रहती है। हम देखते हैं
कि काफ़ी ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे कि किसी के बच्चे हुए और होते ही मर जाते हैं, बच्चे हुए होते ही मर जाते हैं, ऐसे 5-7 साल तक ऐसे मतलब बिना बच्चे के रहते हैं। फिर वो अपने मनुष्य में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आप देखेंगे उनके कोई बच्चे नहीं है, यदि उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि हुए थे बच्चे, खूब हुए थे, 4 हुए थे, 5 हुए थे, 6 हुए थे, लेकिन जिंदा नहीं रहा। तो जिंदा नहीं होना इसका मतलब क्या है कि कोई न कोई ऐसा प्रभावी घातक जीन था जो कि बच्चे में आते ही और बच्चा मर जाए, गर्भपात हो जाए या होने के बाद मर जाए, है ना। तो वो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि प्रभावी कोई घातक था, जब तो वो हर पीढ़ी में आएगा और वो बच्चा मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन यदि ये अप्रभावी हो, इसका मतलब हम कहेंगे कि अप्रभावी हो तो क्या होगा, अप्रभावी में हम मानेंगे कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये अप्रभावी घातक है, अप्रभावी घातक, ठीक है। ये अप्रभावी घातक जहाँ पर साथ साथ आ जाएंगे जब तो ये मर जाएगा, साथ साथ नहीं आएंगे तो जीते रहेंगे। कैसे अप्रभावी घातक में, जैसे ये प्रभावी इससे क्रॉस कराते हैं तो सारे आर और आर होते हैं, ठीक है, आर है लेकिन प्रभावी ये है, ये तो अप्रभावी है, इसलिए इसका लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अब लक्षण प्रकट नहीं होंगे, ये लीथल जीन है, एल कर देते हैं इसको, ठीक है, लीथल जीन है, ये जिंदा रहता है, ये जिंदा रहा क्योंकि इसके अंदर इसने अपने कैरेक्टर प्रदर्शित नहीं किए, ठीक है, इसलिए ये कैरेक्टर जिसमें भी आते हैं वो जिंदा रहते हैं, तो F1 पीढ़ी जिंदा रह गई। लेकिन यदि मान लो इसी पीढ़ी के साथ क्रॉसिंग हो जाए R और RL, ठीक है, लीथल, तो यहाँ पर बच्चे कौन से जिंदा रहेंगे, कौन से मरेंगे, ये देख सकते हैं हम। जैसे इसकी क्रॉसिंग R और R बन गए, और इसकी क्रॉसिंग R और ये स्मॉल r L वाला आ गया, फिर इसकी क्रॉसिंग इससे हुई तो ये कैपिटल R और स्मॉल r L वाला आ गया, ये और ये दोनों आ गए, तो ये यहाँ पर स्मॉल r L और स्मॉल r L बन गया। तो ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जीन हैं वो अप्रभावी हो गए और घातक बन गया। ये घातक जीन था ना, तो अप्रभावी कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर ये जो घातक जीन, लीथल जीन है, ये भी मेंडल सिद्ध नहीं कर पाया। उसमें क्या कहा इसने कि यहाँ पर यदि एक युग्म विकल्पी में यदि एक विकल्प रिसेसिव अप्रभावी कैरेक्टर वाला विकल्प है, यदि वो लीथल होता है, घातक होता है, तो वो F1 पीढ़ी में तो कोई शो नहीं करेगा, कुछ शो नहीं होगा, लेकिन F2 पीढ़ी में जाके वो शो होगा। F2 पीढ़ी में जाके शो क्या होगा, वो मर जाएगा, घातक बनेगा, घातक बनते ही वो मर जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक डिजीज है हंटिंगटन कोरिया, है ना। तो हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है कि उसमें 30-35 साल के बाद में एक जीन है वो DNA को कट करने लग जाता है, तो इस तरह का वो डिजीज आता है। तो इस तरह के घातक जीन हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाके, F2 पीढ़ी में जाके शो होते हैं। तो ये हमारा लीथल जीन वाला इफेक्ट हो गया। फिर एक है कि बहुजीनी आनुवांशिकी, ये चौथा इसका अपवाद है, बहुजीनी मल्टीपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी आनुवांशिकी, तो बहुजीनी आनुवांशिकी में क्या होता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुजीनी, एक जीन से ज़्यादा जीन हो और वो किसी कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हो। जैसे बाद में खोज की गई, अब मेंडल ने जैसे फैक्टर का बताया तो उसके बाद खोज होने लगी कि ये जीन इस लक्षण के लिए माना जाता है, ये जीन इसके काम आता है। तो मटर में तो ये हो गया ना कि भाई टोल है इसके लिए आता है, जी है तो वो राउंडर बनाता है, इस तरह से अलग अलग संकेत हो गए। ऐसे ही देखा जाने लगा तो हमारे शरीर में देखा गया कि बुद्धि है वो 25 जीन को हैंडल करता है, 25 जीन मिलके, और बुद्धिमत्ता है हमारी इंटेलिजेंस है वो आती है। अब 25 के 25 इंटेलिजेंस प्रभावी जीन आ जाएं तो वो आदमी कितना इंटेलिजेंट हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे में 1-1, 2-2 जीन प्रभावी होते हैं तो हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं। यदि सारे के सारे जीन प्रभावी हो जाएं
तो फिर हम देखते हैं ना कि कुछ किसी की तो स्मरण शक्ति जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो एक बार देख ली बुक और पूरा याद। तो ये डिफरेंट टाइप के ये है कि इसमें क्या कहेंगे हम कि एक जीन नहीं, 2, 3, 4 अलग और ज़्यादा जीन हो और वो एक कैरेक्टर को हैंडल करें। तो ऐसा तो मेंडल ने कभी बताया ही नहीं था कि भाई दो या 2 से अधिक जीन हो और एक ही लक्षण बने, तो मेंडल ने ऐसा नहीं बताया था। तो ये एक अपवाद है कि मेंडल इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। हो सकता है मेंडल जिंदा रहता तो एक्सप्लेन करता, लेकिन मेंडल तो मर गया था, उसके बाद रिडिस्कवरी हुई। तो ये फिर ये इस तरह के डाउट आने लगे, तो ये इसको अपवाद में दिया गया। फिर आता है बहुविकल्पी, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब है? बहुविकल्पी, 4 का 5, 5वां बहुविकल्पी, बहुविकल्पी या बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी का मतलब है क्या है? जैसे मान लो आर और आर ही मान रहे थे हम, 2 विकल्प मान रहे थे, ये 3 हो तो तब क्या होगा? विकल्प ज़्यादा हो जाएंगे एक जीन के, तब क्या होगा? हो सकता है ये जीन इसको प्रभावित करे, ये जीन इसको प्रभावित करे, आपस में प्रभावित करें। तो मेंडल ने इसको भी शो नहीं किया था, नहीं बता पाए थे। तो इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इनको यूज नहीं किया ना, इनको यूज नहीं किया, इसलिए ये अपवाद कहे जाते हैं आजकल। अब मेंडल ने अपना काम किया, बाउंड कर दिया, उसने पेपर बनाए, बुक लिखी, जो भी लिखा तो उसके अंदर सेव है। अब उसमें जो थे, इसका मतलब वो तो मेंडल के नियम हैं, लेकिन उसके अलावा जो नई खोज होने लगी तो वो जो हम खोज रहे हैं तो वो फिर वो अपवाद के रूप में दिया गया। तो मेंडल ने इस चीज़ को भी नहीं बता पाया कि यदि एक ही जीन में एक से ज़्यादा विकल्प प्रेजेंट हों तब क्या होगा, तब पॉसिबल नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको। तो ये अपवाद कहलाते हैं। तो ये मेंडल के अपवाद है जिनको हम और भी पढ़ेंगे। और एक और है सहलग्नता, छठा है सहलग्नता, सहलग्नता है ना, जिसको कहते हैं लिंकेज। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा लिंकेज। कभी कभी क्या होता है कि ये एलील प्रेजेंट हो और ये कहता है कि ये हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का रूल कहा था ना हमने, जैसे कि टी और टी है तो वो अलग हो जाएगा टी और ये अलग हो जाएगा टी। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों टी अलग ही नहीं होते, साथ साथ ही जाएंगे हम, तो क्या करोगे करोड़ों। तो कुछ जीन कभी कभी होता है, जैसे क्लास में बैठे हैं 2 स्टूडेंट बैठे हैं, सर पानी पियाऊँ, आके एक नहीं दोनों साथ साथ निकल रहे हैं। तो ये जीनों में भी ऐसा होता है कि यदि 2 जीन एक साथ ही रहें और एक साथ ही दूसरी पीढ़ी में जाएं तो इनको कहते हैं सहलग्न जीन, लिंकेज। ये लक्षण लिंकेज कहलाता है कि जीन के जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले कुछ जीन ऐसे होते हैं जो साथ साथ ही जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। तो इस तरह से इनको एक्सप्लेन नहीं किया मेंडल ने, लिंकेज। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक लास्ट मेंडल ने जो नहीं एक्सप्लेन किया, कोशिका द्रव्य वंशागति। 6 के बाद में 7 था कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी। कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी हम इसमें देखते हैं कि 2 जीवों का हम क्रॉस तो करवा रहे हैं और हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का मतलब डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, 2 न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। तो 2 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो F1 जनरेशन में जो करैक्टर होते हैं, जो प्रभावी होते हैं वो प्रकट होते हैं। लेकिन मेंडल के अपवाद इतने हैं, उसके बाद में ये सारे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद, एक कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी क्या है कि बाद में खोज की गई कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। अब इस डीएनए का क्या है, इसका तो एक्सप्लेनेशन नहीं किया हमने कहीं। तो इसको कहते हैं, इन दोनों के जो डीएनए उनको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य आनुवांशिक पदार्थ। तो कोशिका द्रव्य आनुवांशिक पदार्थ का आगे पीढ़ियों में क्या होता है ये भी नहीं पता कर पाते हम। तो आनुवांशिकी, कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी ये अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। मेंडल का अपवाद है क्योंकि मेंडल ने तो ऐसा बताया नहीं था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, क्योंकि डीएनए का उस टाइम पता ही नहीं था। तो ये कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी भी है कि इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग हैं, 2 कोशिकांग हैं जिसमें अपना अपना डीएनए पाया जाता है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो इन डीएनए का क्या होता है, ये अलग अलग होता है। जैसे मान लो, क्योंकि कोशिका द्रव्य
F1PD में किसका जाता है भाई? जब मान लो कि हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, और उनके एक एक गैमेट आ गए, मतलब एक एक कोशिका आ गई और मिक्स हो रही हैं। तो मिक्स होने में जैसे एक के स्पर्म थे, एक के ओवम था, एग था, और दोनों मिक्स होते हैं, तो कोशिका द्रव्य F1PD में जो जाइगोट बनता है, वो कोशिका द्रव्य किसका काम आता है? एग का काम आता है, माता का काम आता है, लेकिन पिता का केवल न्यूक्लियस का डीएनए जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डीएनए जाता है, तो पिता का जो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए था वो तो नहीं गया ना, अब उसके कुछ कैरेक्टर होंगे वो नहीं जाएंगे, इसका मतलब माता के कैरेक्टर जाएंगे। इसलिए माता से हमारा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका डबल डीएनए है क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वो तो हमेशा माता का ही आएगा, तो वो कैरेक्टर और आएंगे माता से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच माता से होंगे, पिता से कम होंगे, तो अटैचमेंट हमारा माता से ज़्यादा होगा। तो ये हमारी कोशिका द्रव्य आनुवंशिकी ये कहती है कि इसमें जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल है वो भी F1 से F2PD में ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र होता है केवल फीमेल प्लांट का। तो फीमेल प्लांट एक डोमिनेंस ही शो करता है, उसके कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं, तो फिर फादर्स के क्या होते हैं, तो ये मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस तरह से मेंडल के काफ़ी सारे अपवाद हैं जिनको हम और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।